गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे हम लोगों ने एनसीआर सर्किट लास्ट लेक्चर में भी लेक्चर 10 में डिस्कस किया और किस तरीके से किसी कैपेसिटर में अगर वो इंडक्टर L कैपेसिटर रजिस्टर R के साथ कनेक्टेड है तो किस तरह से उसमें करंट फ्लो करती है, किस तरह से करंट डिके करती है, ये सारा हम लोग डिस्कशन लास्ट उसमें किया था। अब आज हम लोग सर्किट एनालिसिस यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, तो थोड़ा सा आज अपना विषय आगे बढ़ाने के लिए उसकी बेसिक जानकारी जरूरी है। तो पहले थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी एक वेक्टर है और जैसे आप जानते हैं टर्म होता है इमेजिनरी जे, जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। ये जे को हम इमेजिनरी टर्म बोलते हैं, इमेजिनरी क्वांटिटी कह सकते हैं। और अगर किसी एक वेक्टर से जे को मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी वेक्टर को, जैसे हमारा जो क्वाड्रेंट है, चार भागों में जो अपना जो ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट जो कार्टेशियन प्लेन है उसको चार में जैसे डिवाइड कर देते हैं तो ये x y x डैश y डैश। अब इसमें अगर दो डायरेक्शन है इसमें, अगर देखा जाए रोटेशन के वाइज देखा जाए तो जब भी रोटेशन के दो आर्डर है, रोटेशन मतलब है कि जब एंगल कोई चेंज होता हो किसी उसका तो उसमें रोटेशनल मोशन या रोटेशनल प्रॉपर्टी होती है। तो दो आर्डर है, एक तो आर्डर इस तरह से है एंगल का बढ़ना या घटना, एक आर्डर ये है। तो ये जो आर्डर है वो क्लॉकवाइज कहलाता है, जिसको दक्षिणावर्त कहते हैं। दूसरा ये ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। अब अगर कोई भी वेक्टर है उसके साथ जे को मल्टीप्लाई कर दें, किसी वेक्टर जे को मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक रोटेशनल प्रॉपर्टी, उसमें एक रोटेशन डेवलप हो गया। प्लस जे अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी वेक्टर ए से तो वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न हो जाता है। और अगर माइनस जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्लॉकवाइज टर्न हो जाता है 90 डिग्री से। मतलब अगर हमने जे से मल्टीप्लाई किया किसी वेक्टर में तो वो इस तरह से टर्न होकर के 90 डिग्री, अगर वो OX डायरेक्शन है उसकी तो वो OY में आ जाएगा। ये जे से मल्टीप्लाई करने पर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से टर्न होगा और माइनस जे से मल्टीप्लाई करने पर वो ये क्लॉकवाइज है, ये जो दक्षिणावर्त है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। तो अगर जे से मल्टीप्लाई करते हैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का रोटेशन, माइनस जे से मल्टीप्लाई करते हैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेशन, और अगर जे स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ट्वाइस 90 एंड 90 180 डिग्री का रोटेशन उसमें आ जाता है किसी वेक्टर में, अगर ये तीन प्रॉपर्टीज ऐड कर दिए जाए। अब जैसे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर R, और उसको हम लिख रहे हैं a प्लस जेबी, R इज इक्वल टू a प्लस जेबी। ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये इसका जो रियल टर्म है और ये इमेजिनरी टर्म है जिसके साथ j जुड़ा हुआ है। इस R का जो मैग्नीट्यूड है, इस R का मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये वेक्टर जेबी इस तरह से आ जाएगा। R का जो मैग्नीट्यूड है यहां पर आप सभी जानते हैं ये √a² + b², और a और b चूंकि b के साथ में j ऑपरेट हो गया प्लस j ऑपरेट हो गया तो इसने 90 डिग्री टर्न कर दिया b को a की तुलना में। अब इसको अगर हम, जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन में तो उसे कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है। तो यहां पर अब ए बी को अगर रिप्रेजेंट किया जाए, देखिए तो ये ए हुआ, ये ए है, ये वेक्टर ए है, और बी ए हो गया।
बी ये हो गया, जे उसके साथ ऑपरेटेड है तो इसको हम जे भी कह सकते हैं। ये वेक्टर आर है, ये आर है रिजल्टेंट, जिसको हम कहते हैं ए प्लस जे बी। अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये रिजल्टेंट है। और ये जैसे एंगल, देखिए यहां पर जो बी है वो ए से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न हुआ है। कैसे? एंगल का मेजरमेंट हम यहां से करते हैं, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए तो देखिए ए की डायरेक्शन ये थी और बी है, इसका मतलब इसके सापेक्ष ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज बी, जे ऑपरेट हो गया उसके साथ। तो ए प्लस बी, ये वेक्टर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस तरीके से आर की वैल्यू ए प्लस जे बी। ये तो रही बात है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और किस तरीके से ये ऑपरेट कर देते हैं तो हमारा कोई भी टर्म ये 90 डिग्री का वैल्यू आ जाता है, उसमें चेंज आ जाता है। नॉर्मली हम अपने आप फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट जैसे आपने पढ़ी है, तो अल्टरनेटिंग करंट में और डायरेक्ट करंट के एनालिसिस में बहुत बेसिक अंतर है। जब अल्टरनेटिंग करंट आपने पढ़ी तो उसमें आपने फेज पढ़ा होगा, कला। तो कला क्या है? वास्तव में कला जो है वो एक डायरेक्शन है, कला एंगल है, एंगल का मतलब है डायरेक्शन। तो वोल्टेज और करंट, जैसा कि आपने किसी डीसी सर्किट में देखा है, करंट और वोल्टेज जैसे V इज इक्वल टू आई आर हम कहते हैं, तो यहां पर जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है V और करंट है, दोनों में फेजेस सेम है, फेज रिलेशनशिप में कोई बात नहीं आई। इसका मतलब दोनों की फेजेस सेम है और दोनों एक जैसे चलते हैं, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा एक घटेगा दूसरा घटेगा, ये एक रिलेशनशिप उसमें आ गया। अल्टरनेटिंग करंट में सिचुएशन डिफरेंट है, जिसको आपने इंटरमीडिएट में भी पहले पढ़ा है कि कभी कभी आपने सुना कि वोल्टेज करंट को लीड करता है, उसके आगे चलता है। कभी आपने सुना कि वोल्टेज करंट से लैग करता है, या यूं कहें कि करंट वोल्टेज को लीड करती है, या इस प्रकार की अलग अलग सिचुएशंस आती हैं। तो ये अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में होता है। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में अब उनकी स्टडी करने के लिए अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इन्वॉल्व कर दें तो हमें जो उनका एनालिसिस है, उनका रिप्रेजेंटेशन है, ये बहुत आसान हो जाता है। और उसको अब हम इन्वॉल्व करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स टर्म्स को इन्वॉल्व करते हैं अपनी एसी के एनालिसिस में। और देखिए कितना आसानी से हम चीजों को अब उसको समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल हमने लिया इंडक्टर में आपने ये पढ़ा है कि जब करंट फ्लो करती है, जब किसी एसी सोर्स को लगाते हैं और एक इंडक्टर है उसमें करंट फ्लो करती है, वोल्टेज उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है, जो वोल्टेज जनरेट हुआ है, जिसे हम VL कहते हैं, और इसकी वैल्यू को आपने ओमेगा एल पढ़ा है, ओमेगा एल, VL इज इक्वल टू ओमेगा एल। और ये जो ओमेगा है इसकी वैल्यू, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो VL ओमेगा एल है। और जो VC है वो यहां पर ये 2 पाई एफ होता है, ओमेगा वैल्यू 2 पाई एफ होती है, इसको 2 पाई एफ एल भी कह सकते हैं। और जो VC है वो 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, वोल्टेज अक्रॉस दैट कैपेसिटर, जो उसके अक्रॉस वोल्टेज होता है। तो अब ये जो VL है, वोल्टेज ओमेगा एल होता है, और रेजिस्टर कोई है, अब इंडक्टर का इंडक्टेंस L और ओमिक रेजिस्टेंस R का रेजिस्टेंस R होता है, और इंडक्टर कोई है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस XL कहलाता है, और उसे हम नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी तरीके से कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC कहते हैं। तो ये जो वैल्यू है, अभी ये वोल्टेज लिखा हुआ है, इसके साथ में I हम और लगा देंगे तब ये वोल्टेज पूरा होगा। अभी ये करंट है, अभी ये रेजिस्टेंस है, ओमेगा रेजिस्टेंस है, करंट को इन्वॉल्व कर दिया, ये वोल्टेज के फॉर्म में आ गया। जैसे IR होता है तो R के इक्विवेलेंट ये टर्म होगा। इसी तरीके से VC कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, तो ये I
अपॉन ओमेगा सी, इस तरीके से आ जाए। अब हमें जैसे इंडक्टर में आपने पढ़ा है, ये बेसिक जानकारी आपको है पहले से कि इंडक्टर में वोल्टेज करंट को लीड करता है, कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से लैग करता है। तो इन द इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट बाई पाई बाई 2, पाई 90 डिग्री। तो जैसे हम वोल्टेज को अब लिखेंगे तो यहां जरा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं। करंट के सापेक्ष जब वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना, देखिए क्या हो। अब जब वोल्टेज को लिखा जाएगा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्वमेंट करने से, तो हमने क्या इसको लिखा, हमने लिखा जे ओमेगा एल आई, या अगर ये करंट की पीक वैल्यू को हमने लिया है तो इसको लिख देंगे हम आई नॉट। तो जे ओमेगा एल आई नॉट ये हो गया वोल्टेज। ये वोल्टेज करंट को लीड करता है। और इसी तरीके से यहां पर कैपेसिटर की तुलना में इंडक्टर ये हो गया। अब आप कैपेसिटर ले लीजिए, कैपेसिटर में जो VC होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज, ये चाहे तो इसको आई नॉट लिख लीजिए, यहां आई नॉट पीक वैल्यू के साथ लिखते हैं। कैपेसिटर में VC, ये अब देखिए कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो करंट से लैग करता है। लैग करने का मतलब है क्लॉकवाइज, ये बैक चलेगा इस तरीके से। वोल्टेज होगा कैपेसिटर में, ये लैग करता है, तो इसकी जो वैल्यू है ये माइनस जे ओवर ओमेगा सी आई नॉट, या इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट ओवर जे ओमेगा सी। ये वोल्टेज हो गया अक्रॉस द कैपेसिटर, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। अब आती है बात, जब किसी सर्किट में R और L दोनों एक साथ हो, या किसी सर्किट में R और C एक साथ हो, तो when L and R are together in the circuit, जब इंडक्टर और रजिस्टर दोनों कैपेसिटर में, दोनों सर्किट में एक साथ होंगे, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे, यहां पर जब करंट आई नॉट होगी तो वोल्टेज VL ये होगा, जब करंट ये होगी तो वोल्टेज VL ये होगा, और जब करंट ये होगी तो वोल्टेज VC ये होगा। मतलब देखिए ये इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो करंट को लीड करता है, कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो करंट को लैग करता है। ये पॉजिटिव एंगल हो गया 90 और ये नेगेटिव एंगल हो गया 90। अब जो इसका इफेक्टिव वैल्यू है वो तो इससे आएगी R, और वो इफेक्टिव वैल्यू जैसे अभी हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा था A प्लस जे बी, तो उसी प्रकार से इस वेक्टर को जैसे हमने यहां लिखा है इसको हम यहां लिख सकते हैं, तो इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा। जैसे ये चीज है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बना हुआ है, तो इसको उठाकर आप यहां रख दीजिए, तो ये सीधे सीधे डायगोनल। तो ये जैसे आपने देखा था R इक्वल टू A प्लस जे बी, R इक्वल टू A प्लस जे बी, सिमिलरली हियर जो रिजल्टेंट होगा इसका वो इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा डायगोनल से, तो डायगोनल से उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, और ये कंप्लीट आपका रेजिस्टेंस जो वैल्यू है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं इंपीडेंस। किसी LR सर्किट में, CR सर्किट में या LCR सर्किट में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसे इंपीडेंस बोला जाता है। तो इंपीडेंस के टर्म्स में जब आपको लिखना है तो हम इस वेक्टर डायग्राम का यूज करते हुए उसको लिखेंगे। और अब चूंकि टाइम हमारी सीमा समाप्त हो रही, बाकी इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।